तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस, जो हमारा बीटीसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें मतलब जो हमारा सीरीज चल रहा है वो राजन सीरीज चल रहा है, उसके हम पीवाईक्यू वगैरह सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि बहुविकल्प जो है एमसीक्यूज को हम लास्ट में करेंगे। एमसीक्यूज आसान हो जाते हैं जब हम सारे थ्योरी वगैरह कर लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं। तो हम लॉन्ग क्वेश्चंस करके उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग्स करके उसके बाद हम एमसीक्यूज आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लघु उत्तरीय प्रश्न से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, ठीक है। उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? रेन मतलब बारिश का, ठीक है। वाटर मतलब पानी, रेन वाटर बारिश का पानी, हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को जमा करने का एक तरीका है। जमा करने का मतलब कि उसको जब बारिश होती है तो उसको उस पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं कहीं पे, ठीक है। उसको इकट्ठा कर लिया हमने, ठीक है। अब उस पानी का इस्तेमाल बाढ़ में, ये बाढ़ नहीं है, बाद में खेती के लिए किया जाता है। यानी कि उसको, उस पानी का यूज हम कहाँ करेंगे फिर बाद में, क्या कहाँ करेंगे? खेती की सिंचाई के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो ये वही बात है, जैसे कि कुछ चीज हम कलेक्ट करके रख रहे हैं जब पानी ये चीज कहाँ होती है? मोस्टली राजस्थान वगैरह में होती है, ठीक है। जहाँ पे पानी की कमी होती है, या फिर जहाँ पे नहर नलकूप की सुविधा ज्यादा नहीं होती है, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज होता है, ठीक है। जब बारिश होती है तो उसका पानी हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं खेती में हो, और इनका यूज हम कई चीजों में कर सकते हैं। उस पानी का यूज उसको साफ करके पानी को पीने योग्य भी बना सकते हैं, या फिर घर के छोटे मोटे कामों में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। इस तरह से इस विधि में जल का संरक्षण किया जाता है, यानी पानी को बचाया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। इससे धरती में पानी का स्तर बढ़ जाता है। यानी कि धरती में पानी का स्तर बढ़ने का मतलब कि पानी जो है कमी नहीं होती है उस जगह पे जहाँ पे, मतलब अगर हम सेफ रखेंगे पानी को, तो इसका ये कहने का मतलब है। पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है, ठीक है। द्रव्य अवस्था, देखो द्रव्य जो होता है पदार्थ का, अगर मैं किसी बर्तन में द्रव्य कर रहा हूँ, ठीक है, आयतन हमारा इतना होगा, मान लो इतना है, आधा बीकर भरा हुआ है, किसी द्रव्य से, द्रव्य में पानी मान लो, द्रव, ठीक है, लिक्विड, पानी मान लिया। अभी कह रहा है आयतन तो निश्चित रहेगा, आयतन तो इसका इतना ही रहेगा। अगर मैं किसी और बर्तन में करूँ तो भी इसका आयतन इतना ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर ये 1 लीटर पानी है तो मैंने गिलास में कर लिया, 1 लीटर गिलास में रहेगा। कटोरी में करूंगा तो भी इतना रहेगा, किसी और चीज में करूंगा तो भी उतना ही रहेगा। आकृति अनिश्चित है। आकृति कैसी? आकृति, अब ये आकृति क्या, गिलास में करूँ तो गिलास की आकृति ले रहा है ना। किसी बर्तन में करूंगा तो बर्तन की आकृति ले लेगा, है ना। बाउल में करूंगा, किसी कटोरे में करूंगा तो ये वही चलता है कि जो द्रव पदार्थ होता है, हमारा द्रव अवस्था होती है, वो जो है ना, क्या करते हैं, उनका आयतन तो निश्चित रहता है। आयतन मतलब वॉल्यूम उसका, आयतन मतलब वॉल्यूम, उसमें कितना वॉल्यूम है, मतलब कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, कितना है, आधा लीटर पानी है, इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको एक गिलास से दूसरे गिलास में या दूसरे बर्तन में करूंगा, दूसरे आकृति के बर्तन में करूंगा, तो वो उस बर्तन की आकृति ले लेगा, ठीक है। बस इतना ही समझना है इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो और भी अवस्था है वो हम आगे समझेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो। जैसे ठोस हो गया, है ना। ठोस को, उसका क्या होता है, आकार भी निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। आयतन क्यों? जैसा ठोस है वैसा ही रहेगा। कोई बॉल है, ठीक है, बॉल, अगर कोई आयतन, बॉल का आयतन, गेंद का आयतन गोल है, ठीक है, गोल टाइप का, ठीक है, उसको हमने गोल मान लिया इस तरह से। अब इसका इस जगह, इसको इस जगह पर रखूं या किसी और चीज में रखूं? इस बार मैं किसी बर्तन में डाल के देखते हैं, किसी बर्तन में, तो भी वो है उतना ही रहेगा ना, बोल ही तो रहेगी वो, मतलब उसका आयतन वैसा ही रहेगा ना, और आकार भी उतना ही रहेगा। आयतन कम नहीं होगा, आकार भी बढ़ेगा, वो जितनी बड़ी है उतनी ही रहेगी। किसी कहीं पे भी रख लो, किसी बर्तन में रख लो, है ना, आकार चेंज नहीं होगा। ठोस का समझ में आ गया, आकार और आयतन निश्चित रहता है, किसका? ठोस का। और द्रव्य का सिर्फ आयतन निश्चित रहता है, आकृति निश्चित नहीं रहती है, आकार निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। आकृति और आकार एक ही मतलब है, ठीक है। और गैस होता है हमारा, गैस का आयतन और आकार अनिश्चित रहते हैं, तो ठीक है। आयतन कैसे? अगर मैं किसी गैस किसी कमरे में छोड़ दूं, ठीक है, किसी गैस को अगर किसी कमरे में छोड़ दूं, जैसे कोई सेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी ना, महक हो जाएगी ना। अब उसी मान लो, और वही सेंट क्या है, इत्र जो है, वही उस बोतल के अंदर है,
तो वो जो आयतन है, आयतन अनिश्चित है ना, आयतन क्या, उस बोतल के अंदर जो था सेंट वो छोटा था, ठीक है, मैंने कमरे में फैला दिया वो, तो वो बड़ा आयतन हो गया, उसका मतलब आयतन अनिश्चित हो गया, एक जैसा नहीं है ना। और ऐसे ही आकार है, अब जैसे ये मैंने, कोई बड़ा कमरा है और इसका आकार छोटा था, बोतल का आकार छोटा था और इसका कमरे का आकार बड़ा था, तो आकार भी अनिश्चित है ना। आकार जैसा मैं उसको आकार में डालूंगा वैसा ही होगा ना, जिस चीज में डालूंगा, तो ये बस उतना ही बोल रहा है, ठीक है। इतना हमें समझना है, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगा के हम समझ जाएंगे ना कि भाई गैस का आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। किसी छोटी डिब्बी में जो इत्र होता है, सेंट होता है, वो उसका आयतन उसमें रहता है तब, ठीक है। किसी उसमें खोलूंगा, मैं कमरे में खोलूंगा उसको, इत्र सेंट कर दूंगा मैं कमरे में, परफ्यूम छिड़क दूंगा, या फिर धुआं, मान लो धुआं भी है ना, धुएं टाइप से भी हो जाएगा, ठीक है, वो भी तो क्या है, हमारा गैस है ना, क्योंकि वो फैल जाता है जब उसे ओपन एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलन गति किसे कहते हैं, दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। किसी आधार से लटकी हुई कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था से इधर उधर गति करती है तो इसे दोलन गति कहते हैं, ठीक है। दीवार घड़ी में हिलता हुआ पेंडुलम, कोई वॉच देखिए, वॉच, ठीक है, ऐसे वॉच में पेंडुलम लगा होता है जो ऐसे टिक 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 ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। ये वही बात कह रहा है, जो ये जो गति कर रहा है ना, एक, ठीक है, ऐसे पेंडुलम से ये ऐसे लटका हुआ है, तो ये ऐसे जा रहा है इधर, और ये ऐसे इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है और एक बार इधर जा रहा है, इस तरह, तो ये दोलन गति है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दोलन गति बोलते हैं, ठीक है। किसी आधार से लटकी हुई, इसको आधार मान लिया हमने, बेस, इससे लटकी हुई कोई वस्तु है, ये बेस ही तो है जो इससे टंगी होगी, इससे लटकी होगी। अब इसी के थ्रू वो, इसी के थ्रू वो क्या करेगी, जैसे ही विराम अवस्था में है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हिला दूं तो वो इधर हो जाएगी, फिर इधर जाएगी, इस तरह से। तो ये जो मोशन कर रही है, ये क्या कर रही है, दोलन गति कर रही है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ओसिलेशन, इसको ओसिलेशन मोमेंट बोलते हैं, ठीक है, ओसिलेशन मोशन बोलते हैं, ओसिलेट, ठीक है। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक का मतलब होता है, जैसे कि इसको समझ लेते हैं, वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। जब हम एक और एक मिलाते हैं तो दो बनता है, ठीक है, या फिर दो से अधिक चीजों को मिलाते हैं, दो या दो से अधिक चीजों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा यौगिक बनता है। ऐसे वो रासायनिक चीजों में बोल रहा है, दो या दो से अधिक तत्वों को, तत्व मतलब एलिमेंट, ठीक है, जैसे H2O हो गया, ठीक है। अब ये तत्व है ना, दो या दो से अधिक, तो ये क्या है, हमारा यौगिक हुआ ना, यौगिक हुआ ना, कंपाउंड हो गया ना, ठीक है। अब जैसे दो हाइड्रोजन है, ये H क्या है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, और एक क्या है, ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की बात करूं तो ये क्या है, अलग अलग एलिमेंट है ना, दो तरह के अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया, O हो गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, हाइड्रोजन के दो और अणु लूंगा और इसके दो, इसका एक लूंगा, तो क्या बन जाएगा, मेरा यौगिक बन जाएगा। क्लियर है बात। मृत मृतोपजीवी, ठीक है। मृतोपजीवी से क्या समझते हैं, वे जीव जो अपना भोजन मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मृतोपजीवी, जैसे कोई अपना भोजन, जैसे वो जीव जो मतलब जैसे गिद्ध हो गया, चील हो गया, तो वो क्या है, वो मरे मरे हुए, सड़े हुए, मरे हुए जानवरों का खाते हैं मांस वगैरह, ठीक है, उसका भोजन, उसको भोजन बनाकर खाते हैं, तो वही क्या है, वही मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक है। मृतोपरांत जो उसको खाना बनाया जाता है, ठीक है, मतलब उसको भोजन बना लेते हैं, वो जीव क्या होते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक है। इतना बस हमें समझना है, सड़े गए कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो गति को क्या कहते हैं, ठीक है। दोलन गति अभी हमने पढ़ लिया, इससे ऊपर दोलन गति, ठीक है। ये वही चीज है, माध्य स्थिति मतलब जो उसकी विराम अवस्था है, माध्य स्थिति, इसकी माध्य स्थिति तो ये होगी ना, देखो माध्य स्थिति का मतलब क्या है, जिसका मीडियम पार्ट होगा, ठीक है। जैसे अब ये क्या है, पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम बोलते हैं इसको, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये है ना माध्य स्थिति, माध्य स्थिति के दोनों ओर, एक इधर की साइड, एक इधर की साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इस तरह से, तो ये दोलन गति हो गया ना। तल छठीकरण की प्रक्रिया समझाइए, द्रव्य में अविलय ठोसों अविलय अविलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के या भारी अवयवों को निथारना ही तल छठीकरण कहलाता है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको समझ लें, तल छठीकरण का मतलब है कि जब हम
किसी चीज को छानते हैं, ठीक है। किसी पानी में मैंने क्या मिलाया, देखो पहले कह रहा है द्रव्य, द्रव्य मतलब किसी पदार्थ में अम्लीय पदार्थों को, ठीक है। अम्लीय मतलब जो उस पदार्थ में मिल ना पाए, ठीक है। जैसे कि रेत, रेत हो गया ना, रेत को मैंने पानी में मिला दिया, किसमें, पानी में, ठीक है। तो अब क्या होगा, रेत पानी में मिल गया। अब पानी में मिल तो गया लेकिन वो दिख रहा है मुझे अम्लीय पदार्थ है, ठीक है। रेत क्या है, अम्लीय पदार्थ है, यानी कि अम्लीय चीज है, तो वो क्या है, पानी में नहीं मिल पा रही है। तो मैं क्या करूंगा, रेत छानूंगा, ठीक है, पानी में से, और शुद्ध पानी निकाल लूंगा। तो यही क्या है, यानी कि हल्के या भारी अवयवों को निथारना ही तल छट्टीकरण कहलाता है। वो जो रेत निकल जाएगा ना, तो इस प्रक्रिया को ही मैं क्या करूंगा, तल छट्टीकरण कहूंगा, ठीक है। क्लियर बात। तल छट्टीकरण कहलाता है द्रव्य में अम्लीय ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही तल छट्टीकरण कहलाता है। अब जैसे तल छट्टीकरण कहलाता है, ठीक है। घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की आकृति होती है, घूमते घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है। क्यों घूर्णन गति का मतलब है कि जब कोई चीज एक ही अपने किसी अक्ष पर घूमती है, ठीक है। अब जैसे धरती, ठीक है, धरती कैसे घूमती है, अपने एक एक्सिस पर घूमती है ना, तो वो घूर्णन गति कहलाती है, ठीक है। अब देखो लट्टू को मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा लट्टू है, ठीक है। ये क्या है, हमारा लट्टू देखा है ना, जिसे टॉप बोलते हैं, टॉप, ऐसे उसकी कील होती है। वो लट्टू जो ना ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, ऐसे करके घूम रहा है वो, ठीक है, ऐसे करके इधर को ऐसे गति कर रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अपने एक्सिस पर कोई एक इसका एक्सिस है ना, तो इस एक्सिस के चारों ओर वो घूम रहा है ऐसे करके। क्लियर बात, ऐसे करके घूम रहा है वो, है ना। अब ऐसे ही हमारी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ क्या करती है, वो भी ऐसे मूवमेंट करती है, ठीक है, ऐसे करके घूमेगी अपने एक एक्सिस पर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा घूर्णन गति कहलाती है, ठीक है। अ, और क्या है, जैसे 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 मैं क्या कह रहा था, जैसे हमारी धरती है, ठीक है, जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये जो ना 23.5 डिग्री एंगल से झुकी हुई है, इस तरह से 23.5 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। ये 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है थोड़ी सी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। तो अब ये जो घूम रही है ना, वो ऐसे नहीं घूम रही है, वो ऐसे करके नहीं घूम रही है, ठीक है, वो ऐसे घूम रही है, ऐसे थोड़ी तिरछी होके ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे करके। क्लियर बात, इसी को बोलते हैं घूर्णन गति। तो हमारी जो धरती है वो भी तो घूर्णन गति कर रही है, जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है। ये पूछ रहा था, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की होती है गति, घूर्णन गति होती है, ठीक है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां का मतलब होता है जिन्हें हम, जिनकी सहायता से हम किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं शरीर में, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। हमें बचपन में ही सिखाया गया था किताब में, स्कूलों में, ठीक है। आंख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा, ठीक है। आंख से हम देखते हैं, नाक से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं, ठीक है, नाक से सूंघते हैं, सांस लेते हैं। कान से हम सुनते हैं, जीभ से हम टेस्ट करते हैं स्वाद, ठीक है। त्वचा से हम महसूस करते हैं गर्म है या ठंडा है। कोई चीज हम गर्म लगाएंगे तो गर्म महसूस होगा ना, ठंडा लगाएंगे तो ठंडा महसूस होगा त्वचा पर, ठीक है ना। जब हमें ठंड और गर्म लगती है, ठंडी में ठंडी लगती है, गर्मी में गर्म लगती है, तो त्वचा से ही तो हमें महसूस होती है। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनकी सहायता से हम, मेन चीज हमारी यही है, पांच, पांच ज्ञानेंद्रिय, इन्हीं चीजों से हम महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो है उसे क्या कहा जाता है, वायरस कहा जाता है, विषाणु, ठीक है, ये हम पढ़ लेंगे। पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए, पुंकेसर, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे, याद रखना। ठोस पदार्थों की आकृति आयतन कैसी होती है, निश्चित होती है, ठीक है। ठोस पदार्थों का मैंने बताया ना, ठोस पदार्थ निश्चित होते हैं, क्यों, उसकी आकृति ठोस को हम किसी भी चीज में रखेंगे, ठीक है। कोई इतना बड़ा क्यूब है, ठीक है, अब मैं इसको किसी चीज में रखूँ, किसी कमरे में रखूंगा, किसी कहीं भी रखूंगा, तो ये उसी टाइप का रहेगा ना, ठीक है। तो ये ठोस है। अगर मैं किसी एक गिलास पानी को, मैं एक गिलास पानी में रखा, ठीक, मतलब इस एक गिलास पानी को मैंने एक गिलास में रखा हुआ है, तो एक गिलास का रूप ले रखा है। मैं किसी कमरे में नीचे फैला दूंगा उसको फर्श पे, तो फर्श पे फैल जाएगा वो, है ना। ऐसा थोड़ी है गिलास के रूप में ही रहेगा वो, ऐसा नहीं है ना। तो ये द्रव्य क्या हो जाएगी, आकृति निश्चित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आयतन इसका भी निश्चित रहता है और द्रव्य का भी निश्चित रहता है, ठीक है।
द्रव्य का भी आयतन निश्चित रहता है, क्योंकि पानी तो उतना ही फैलेगा ना उस पर फर्श पर जितना इसमें था। ऐसा थोड़ी कि आयतन बढ़ जाएगा या घट जाएगा। क्लियर है बात? ऐसे आयतन इसका ठोस का द्रव का क्या होता है। अभी मैं थोड़ा वैसे क्लियर कर देता हूँ ताकि और थोड़ा समझ में आ जाएगा ना। मैं लिख के बता देता हूँ। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है ना? ठोस, द्रव, गैस। आकार या आकृति, ठीक है, और इसका आयतन। ठोस का आकार निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित। न से नी से निश्चित समझना, ठीक है। और द्रव में आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित हो जाएगा। आयतन क्या होता है? निश्चित। मैंने समझा दिया है कैसे होगा। ठीक है, द्रव को आयतन निश्चित होगा, क्यों? क्योंकि जब हम गिलास का पानी है, गिलास का पानी उतना ही तो रहेगा ना आयतन। अगर मैं नीचे फैला दूंगा या किसी और बर्तन में करूंगा तो, ठीक है। पानी में कुछ भी द्रव पदार्थ की बात कर रहा है, ठीक है। गैस का आकार अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है। क्लियर बात? कैसे? अगर मैं गैस को किसी कमरे में छोड़ता हूँ, ठीक है, आकार वो उसी आकार की ले लेती है, उसी का आकार ले लेगी कमरे का, क्योंकि वो फैल जाएगी उस कमरे में, है ना। अब मान लो कोई सेंट है, सेंट की डिब्बी है, उसके अंदर उसी के रूप में रहेगी, और किसी कमरे में छिड़क दूंगा तो वो उसके कमरे के मतलब पूरे कमरे में फैल जाएगी, उसका आकार तो निश्चित नहीं होगा ना। क्लियर बात? ऐसी आयतन की बात है, ठीक है। आयतन की बात है, आयतन अनिश्चित होता है इसमें भी। कैसे? पहले बोतल में मैंने इतना सा कर रखा था, अब ये आयतन क्या होगा? अब ये आयतन कैसा होगा? कमरे में करूंगा तो ये फैल जाएगा ना, पूरा फैल जाएगा। अब इसको भाई समेटना तो मुश्किल है ना। आयतन मतलब पूरे फैल गया ना, उसको कमरे में फैल गया वो, तो ये अनिश्चित हो जाएगा गैस। ठीक है ना। आयतन कम भी हो जाएगा, ज्यादा भी हो जाएगा आयतन, है ना, अनिश्चित रहेगा। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण हमारा पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण मतलब जो पौधों का खाना बनाने के काम आता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। पौधों का खाना बनाना जो होता है, पौधों के खाने बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो सूर्य से सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज क्या है जरूरी, ग्लूकोज स्टार्च बोलते हैं इसको, और ऑक्सीजन, ठीक है। पौधों के कितने भाग होते हैं, उनके नाम लिखिए। पौधों के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। क्लियर बात? परागकण के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? परागकण के गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होते हैं, मक्का में 20, टमाटर में 24, आलू के 48। इस तरह से हमें याद रखने होंगे। कोशिका भित्ति में कितनी कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? यह किस पदार्थ की बनी होती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, ये हमें याद रखना है। कोशिका भित्ति सेलुलोज या सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, जंतु एवं पौधों में समानता बताइए। जंतु और पौधों में समानता क्या है? वृद्धि, ठीक है। वृद्धि से कैसे, आकार से कैसे, श्वसन से कैसे। जंतुओं और पौधों में, यानी कि जंतुओं में भी वृद्धि होती है और पौधों में भी वृद्धि होती है। क्लियर बात? समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं, ठीक है। आकार, जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में फैलता है, और जबकि पौधों का आकार विशाल रूप ले लेता है, ठीक है। यानी कि ये क्या बता रहा है, समानता बोल रहा है ना। जंतु एक आकार तक बड़े होते हैं, यानी कि जंतु जैसे कोई डॉग हो गया या कोई भी जानवर हो गया, ठीक है, या कोई भी इंसान, कोई मान सकते हैं इंसान भी, ठीक है, जंतु, जीव जंतु, है ना। जंतु का आकार निश्चित अवस्था में फैलता है, वैसे ही पौधों का आकार भी विशाल रूप ले लेता है। विशाल रूप मतलब वो भी तो बड़े होते हैं ना, कभी कभी, कभी ना कभी बड़े होते हैं ना। ऐसे ही इंसान भी बड़े होते हैं, वे जीव जंतु भी बड़े होते हैं, मतलब उनका आकार निश्चित रहता है। क्लियर बात? श्वसन क्रिया, पौधे श्वसन क्रिया, पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जब पौधे छोड़ेंगे तभी तो इंसान या जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं, पौधों से ही ऑक्सीजन मिलता है ना। तो तभी तो कहते हैं पौधों से ऑक्सीजन मिलता है। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जीव जंतु क्या करते हैं, जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। अब पौधे क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। पौधे क्या करेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। क्लियर बात? जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्लियर बात है ना। पुष्प क्या है?
पुष्प पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है। पुष्प फूल, फूल जो है पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है। पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहा जाता है, ठीक है। पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहा जाता है। ये डेफिनेशन होगी पुष्प की। फूल की। खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? साधारण या मृदु कांच, ठीक है। सिंपल ग्लास जो होता है खिड़कियों में। सजीव किसे कहते हैं? वे चीज जो मतलब सांस लेती है, चल फिर सकती है ना, सजीव होते हैं, ठीक है। हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे, वो भी तो सांस लेते हैं, भले चल फिर नहीं सकते, लेकिन पेड़ पौधे भी तो सांस लेते हैं। जब तक जीवित रहते हैं ये सजीव कहलाते हैं। जब तक ये जीवित रहेंगे, यानी कि जब तक इनमें वृद्धि है, पोषण है, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं आदि जैसे कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब तक ये चीज जिंदा है, जीवित है, तब तक वो सजीव है। अब वो मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? निर्जीव हो जाएगा ना, जब उनके अंदर जान ही नहीं रहेगी तो नॉन लिविंग हो जाएगा। नॉन लिविंग किसे कहते हैं? लिविंग बींग्स, यानी कि लिविंग जो जिनके अंदर सांस होती है, सजीव होते हैं। निर्जीव नॉन लिविंग होते हैं वह वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। इनमें तो जीवन था, इनमें जीवन नहीं होता है। मेज, कुर्सी, वाहन, पेन, किताब, पुस्तक, ये सब इस तरह से। जड़ का प्रमुख कार्य क्या है? भूमि से जल भूमि से जल खनिज लवणों का अवशोषण करने का सहायक कार्य करती है। पौधों को भूमि में स्थिर रखती है, ठीक है। ये क्या है? हमारी भूमि है, ठीक है। इस तरह से क्या है? किसी पौधे की जड़ है, ठीक है। और ये क्या है? हमारा पौधा है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या बनाया? पौधा, ठीक है। अब ये इस तरह से हमने क्या बनाया? पौधा, ठीक है। अब ये क्या है? जड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे मिट्टी है, खनिज पदार्थ, पानी वगैरह सब मिट्टी में ही तो पाए जाते हैं, है ना। और खनिज लवण वगैरह। और जो पौधे के लिए जरूरी होगा ना, वो चीज जड़ें ले लेंगी यहाँ से, ठीक है, लेती रहेंगी। पानी वगैरह भी, नमी नीचे रहेगी ना। अब हम पौधों को पानी ऊपर थोड़ी ना देते हैं, नीचे देते हैं उनकी जड़ों में, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं कि पौधों को जैसे लोग ऊपर से पानी देते हैं, लेकिन जड़ों में पानी देना चाहिए। क्लियर बात? क्योंकि पौधे पत्तियों से जो मतलब पत्तियां जो हैं, जड़ों के तनों की सहायता से पानी ले लेती हैं जमीन में से। डायरेक्ट पानी नहीं लेती हैं, डायरेक्ट वो सूर्य से क्या लेती हैं? प्रकाश लेती हैं, तब वो खाना बनता है इनका, ठीक है। और सेकंड क्या बोल रहा था कि ये पौधे या वृक्ष ठीक है, पौधे वृक्ष जो हैं ये स्थिर रहते हैं, मजबूती से खड़े रहते हैं जड़ों के कारण। अभी जड़ें नहीं होंगी, इनका बेस ही नहीं होगा, तो ये तो गिर जाएंगे आराम से। क्लियर बात? दूसरी लाइन थी है। भूमि में स्थिर रखती है, ठीक है। पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। अब जब हम किसी पौधे को उखाड़ेंगे तो वो जड़ों की वजह से तो टाइट रहेगा ना वो, इसलिए वो उखड़ नहीं पाएगा। पौधों अब जैसे आंधी तूफान आते हैं, जड़ों से टूट कर बिखर जाते हैं, इस तरह से वो सब समझ सकते हैं, है ना। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां किस कौन कौन सी हैं? पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां के नाम लिखिए। मुकुलन, खंडन, बीजाणुओं द्वारा, कायिक प्रबंधन प्रवर्धन द्वारा, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। और वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण दीजिए। वृत्तीय गति मतलब वृत्त ऐसे गोल चक्कर लगाती है कोई चीज, ठीक है। और घूर्णन गति मैंने बताया किसी चीज पर मतलब कोई चीज अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। घूर्णन गति कहलाएगी। लट्टू हो गया, धरती अपने अक्ष पर घूमती है तो वो घूर्णन गति है, ठीक है। या फिर लट्टू का घूमना, ठीक है। अब सूर्य के चारों ओर अगर धरती है, सूर्य क्या है? हमारा सूर्य है सेंटर में और ये धरती है हमारी, ठीक है। सूर्य का चारों ओर क्या वृत्तीय कक्षा में, वृत्तीय पथ पर या वृत्तीय आकार से गति कर रही है ना, तो वो वृत्तीय गति कहलाएगी, ठीक है। और जो धरती है हमारी दो तरह की गति करती है। कैसे दो तरह की गति? अभी बताया तो, घूर्णन गति करती है, अपने अक्ष पर घूमेगी तो धरती घूर्णन गति करेगी, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो वो क्या करेगी? वृत्तीय गति करेगी। क्लियर बात? ऐसे ही लट्टू का फिरना घूर्णन गति कहलाता है, या फिर इसमें लिख सकते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, ठीक है। भूल जाओ तो कभी, लेकिन याद रहेगा। आई नो। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के की गति वृत्तीय का उदाहरण है, ठीक है। वृत्तीय गति का उदाहरण है, ठीक है। सर्कुलर मोशन बोलते हैं इंग्लिश में। पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण क्या है? अभी इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ठीक है ना। 6CO2 + 12 H2O। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक, यानी कि जो उसके जरूरी
पार्ट्स है, सूर्य के प्रकाश के साथ ग्लूकोज वगैरह जो भी इसको चाहिए होता है, उसके साथ मिलाकर जब ये हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, तो ये क्या बनाते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। क्लियर बात? वो क्या बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं। वो अब खाने में क्या क्या देंगे, खाना बनाने के बाद ये कुछ छोड़ेंगे भी, ठीक है। CH, ये क्या बन गया, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज बन गया, 6,6H12O6, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाएंगे और यहाँ पे पानी भी छोड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा, इसको याद रख लेना, ठीक है। C6H12O, C6, सॉरी, ये होगा ना, C6H12O6, 6CO2 प्लस 12H2O, इस तरह से हमें ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा की गई दूरी या तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, ठीक है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी पाई आर, ठीक है। अभी पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमने 4 रख दी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। कण द्वारा आधे चक्कर में विस्थापन, कण द्वारा आधे चक्कर में विस्थापन दूरी 2r हो जाएगी, तो 2 × 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है, ठीक है, समझ लेते हैं इसको, क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई कण है जो कोई कण है जो एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जिसका त्रिज्या, वृत्तीय का त्रिज्या कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे त्रिज्या बोलते हैं। हमने पढ़ा है मैथ में क्या पढ़ा है कि जो हमारा क्या होता है, परिधि होती है, वो 2πr होती है, ठीक है, पूरे वृत्त की परिधि। अगर मैं इसके आधे वृत्त की निकालूं, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि πr होगी, ठीक है। मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। क्लियर बात? यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। अच्छा, तो ये कह रहा की गई दूरी और विस्थापन, ठीक है। मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी निकालनी है, ये कितनी है, परिधि निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, 3.14 पाई की वैल्यू होती है, 3.14, या पाई की वैल्यू में 22/7 बताइए, ठीक है। इसको हम जो सोल्व करते हैं, 3.14 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या, आर की मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्या है हमारा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 × 4 = 16 का 6 हासिल, 4 4 × 4 और 1 5, 4 × 12, ठीक है। 12.56 सेंटीमीटर, ये क्या है, हमारी परिधि है ये। क्लियर बात? ये क्या आया हमारा, दूरी आई है, दूरी जो इसने तय की है, ठीक है ना। अब कह रहा है विस्थापन, देखो दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं। दूरी वो होती है जो वो उस पर पथ पर चल रहा है, ठीक है, वो होती है दूरी, डिस्टेंस। विस्थापन उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो मतलब छोटी से छोटी दूरी होगी। छोटी से छोटी दूरी क्या होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की, ए इसको मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। ए से बी पर जा रहा है, वो इस तरह से जा रहा है, तो इसकी दूरी कितनी थी, इतनी थी। लेकिन मुझे विस्थापन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सीधी बोलते हैं इसको, यानी कि अगर कोई ऐसे घूम घूम के जा रहा है किसी पॉइंट पर, अगर वो शॉर्टकट से जाए तो उसका जो शॉर्टकट है वो कितना है, तो शॉर्टकट को ही विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको बोलते हैं विस्थापन, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 4 सेंटीमीटर, तो ये थी, तो ये भी कितनी होगी, आर होगी ना, ये भी, ये आर थी, तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, तो 2r हो जाएगा। 2r बोल देंगे इसको, 2 × 4, आर की वैल्यू 4 है, तो 8 हो जाएगी ना, 8 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात? ये हमारा क्वेश्चन इसी तरह से इसने सॉल्व किया है, यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन है अगला, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। बी, क्योंकि साइंस हम पढ़ रहे हैं, साइंस में सब कुछ पढ़ा जाएगा। बीजों के प्रकीर्णन की दोलक्षेप प्रक्रिया क्या है, बीजों के प्रकीर्णन की दोलक्षेप, फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलक्षेप प्रक्रिया कहा जाता है, जैसे पोस्ता में, ठीक है। फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज, देखो जब कोई फल है वो टूट, मान लो कि कोई फल है, अब वो कहाँ से टूटेगा, पेड़ से टूट के गिर जाएगा, तो वो फल टूटेगा, उसके अंदर बीज निकलेगा, वो जो बीज है वो कहाँ, इधर उधर
हवा में बिखर जाएगा, ठीक है। वो बीज है क्या है, कहीं दूसरी जगह पे चला जाएगा, वो फिर वहां पे जहाँ पे बीज गया है वहां पे पौधा हो जाएगा, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं, दोल क्षेप प्रक्रिया कहते हैं, बीजों के प्रकीर्णन, ठीक है। बीजों के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब फैलना। बीज जब फैलता है तो उसमें फैलने मतलब एक टाइप है, ये भी दोल शेप भी टाइप है। किसका, बीजों के फैलने का एक टाइप है। बीज किस तरह से फैलता है, दोल शेप तरीके से जो फैलता है बीज, उसका बताना है हमें। पोस्ता में, ठीक है, पोस्ता कोई चीज है, उसमें भी ऐसे ही फैलता है। प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन मैंने क्या कहा, फैलना, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं, विधियां कौन कौन सी हैं। पराग कणों या बीजों, पराग कण किसे बोलते हैं, बीजों को कहते हैं, ठीक है। बीजों का, परागकणों का वातावरण में फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन, ठीक है, जरूरी नहीं कि अब बीजों का या किसी भी चीज का फैलना, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है, जब लाइट कोई फैलती है प्रकाश फैलता है। सूर्य का प्रकीर्णन भी तो ऐसे ही होता है, जब प्रकाश फैलता है। क्लियर है बात, तो उसे प्रकीर्णन बोलते हैं। फैलने का ही मतलब है प्रकीर्णन, ठीक है। स्कैटरिंग बोलते हैं उसको, स्कैटरिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां हैं, ये बीजों के बारे में पूछ रहा है तो हम बीजों के लिए बताएंगे। जल द्वारा, ठीक है, जल में मिला देंगे तो वो जगह जगह चला जाएगा, ठीक है। पानी में मिला देंगे तो। हवा द्वारा, हवा में, हवा से फैल कर चला जाएगा, ठीक है, हवा में उड़कर चला जाएगा दूसरी जगह पे। एक जगह से दूसरी जगह पर ही जाना है, तो फैलना ही, कैसे भी जाए, ठीक है। कीटों द्वारा, किसी कीट या किसी पक्षी या किसी चीज के द्वारा वो जब बीज एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा तो वो भी प्रकीर्णन ही कहलाएगा, ठीक है। पक्षियों का भी बोल रहा है, पक्षियों द्वारा, ठीक है। कीटों द्वारा वैसे हो गए, जैसे कोई कीट है, कीट पतंग है, ठीक है, वो उसको उठाकर कहीं दूसरी जगह पर ले जाए। पक्षियों द्वारा जैसे मुंह में दबाकर कोई दाना दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो वो भी प्रकीर्णन है, ठीक है। बीजों का फैलने का तरीका बोला है बस। क्लियर बात। पौधों में कितने प्रकार के जनन होते हैं, पौधों में वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये हम उसमें आएगा क्वेश्चन तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे सब बता देंगे। पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखिए, पत्तियों के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक, ठीक है। पत्तियों के प्रमुख भाग पढ़ लेंगे, उसमें भी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में ये। माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, इसको समझ लेते हैं। माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होती है, ठीक है। एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होती है, और एक माइक्रोमीटर में 10⁻6 पिकोमीटर होती है। क्लियर बात। ये कह रहा है एक माइक्रोमीटर में, ठीक है, एक एक माइक्रो, एक यानी कि एक माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर नहीं माइक्रोमीटर, ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर बात। ये कह रहा है कि जब, इसका मतलब होता है ऐसे, यानी 1/10 लाख, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻, सॉरी +6, ठीक है। 1/, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻6 मीटर, ठीक है ना। वही बात है। एक पिकोमीटर को हमें ध्यान रखना है, पिकोमीटर 12 हो जाए, शायद का 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। अब एक माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, कैसे बताना है, ठीक है। एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 पिकोमीटर हो गया। बेलन की आकृति, इसको याद कर लें, ठीक है। बेलन की आकृति वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का यूज होता है, वर्नियर कैलिपर्स, ये हमें ध्यान रखना है। बेलन की लंबाई, वृत्त के व्यास, जब कोई बेलन की लंबाई है, ठीक है, देखो, ये जो है ना, एक वर्नियर कैलिपर होता है जिसकी सहायता से हम बेलन की लंबाई को मेजर कर सकते हैं, उसके साथ ही हम उसकी गोलाई को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या वृत्त के व्यास को माप सकते हैं, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से होता है। उपापचय क्रिया किसे कहते हैं, ये क्रिया दो प्रकार की होती है, उपापचय, अपचय, इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसको पढ़ेंगे। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया दो प्रकार की होती है, उपापचय, अपचय। ये उपाचय होगा शायद, ठीक है। इसको थोड़ा
क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है आई थिंक ये। इसको बाद में पढ़ लेंगे, जो क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे इसको भी। ठोस पदार्थों की आकृति कैसी होती है? निश्चित होती है। आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, पढ़ लिया हमने। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु, परमाणु तत्व परमाणु किसे कहते हैं? ठीक है, परमाणु एटम को कहते हैं। ठीक है, कोई छोटे से छोटा भाग है किसी तत्व का, किसी यूनिट का परमाणु। ठीक है, उसे यूनिट को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे कोई चीज है तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? परमाणु होगा। ठीक है, परमाणु यानी कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, सबसे छोटा परमाणु तत्व का वह छोटे छोटा भाग जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, लेकिन अभी ये कह रहा है जो किसी भी रासायनिक भाग में अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यानी कि वो अकेला नहीं रह सकता, लेकिन वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में किसी केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है, उसे हम परमाणु तत्व कहते हैं। सबसे छोटा पार्ट है वो। ठीक है, परमाणु यानी कि सबसे छोटा पार्ट है किसका? तत्व का। अगला क्वेश्चन है चौड़ी मोटी कंटीली संरचना वाले मरुद्विद पौधे का एक नाम लिखिए। चौड़ी, मोटी और कंटीली, जो नागफनी होता है, जैसे रेगिस्तान में हमने कैक्टस पौधा देखा है ना, कैक्टस जिसके कांटे होते हैं, कटीले होते हैं, मोटी होती है, चौड़ी होती है, उसे हम मरुद्विद मतलब जो रेगिस्तान टाइप के क्षेत्रों में, ठीक है, वहां पाए जाते हैं रेगिस्तान में, तो वो पौधे क्या कहलाते हैं? नागफनी हो गया, इस तरह के मतलब कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, और भी तरह के पौधे होते हैं उनके नाम। ठीक है, कैक्टस लिख देंगे, कैक्टस भी है। घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। मशीनों के कल पुर्जों को घिसने टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क तल, मध्य स्नेह तल, स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। जैसे, ठीक है, समझ में आया ये घर्षण बल? अब कोई चीज है, ठीक है, मशीन है, वो मशीन यूज हो रही है बार बार, ठीक है, सालों से। ठीक है, अब उसमें क्या होगा? आवाज आती है, आवाज आने लगती है जब हम उसका यूज करने लगते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? तेल डाल देते हैं ताकि उसका घर्षण बल कम हो जाए। ठीक है, चूं चूं करके आवाज आने लगती है ना किसी चीज में, जैसे गेट हो गया, किवाड़ हो गई, है ना, घर के दरवाजे हो गए, तो उसमें कई टाइम तक जब कुछ नहीं होता है, यूज करने लगते हैं उसको, गेट में, किवाड़ में आवाज आने लगती है। ठीक है, उसमें से, चौखट में से, तो उसमें हम क्या करते हैं? तेल डाल देते हैं सरसों का, या ग्रीस डाल देते हैं, कुछ भी मतलब। तो उससे क्या हो जाता है? घर्षण बल कम हो जाता है, वो ठीक हो जाती है, आवाज वगैरह से डिस्टर्ब नहीं करती है। क्लियर बात? घर्षण बल कम करने के उपाय थे ये। पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। जाया, ठीक है, ये याद रखेंगे। सजीव का एक लक्षण लिखिए। सजीव का एक लक्षण, सजीव में सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन इत्यादि। ठीक है, सजीव का एक लक्षण यानी कि इसमें श्वसन लक्षण है, पोषण लक्षण है, उत्सर्जन लक्षण है। ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखने हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी कौन कौन? बकरी, खरगोश, भैंस, गाय शाकाहारी। मांसाहारी शेर, चीता, तेंदुआ, इस तरह से लिख देंगे मांसाहारी। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं? पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। समय का मानक मात्रक क्या है? समय की यूनिट क्या है? सेकंड। हम सेकंड में ही तो टाइम को देखते हैं कि भाई कितना सेकंड हो गया, कितने बज के कितने मिनट हो गया, इस तरह से। तो कितने सेकंड हो गए, तो यूनिट क्या है समय की? टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जंतुओं एवं पौधों में अंतर, पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, पौधों में ऊपर की काफी ऊंचाई, पौधों में ऊपर की ओर, ये कह रहा हूँ, पौधों में ऊपर की ओर वृद्धि होती है, यानी कि पौधे ऊपर उठते हैं, मतलब उनमें ऊंचाई ऊंचाई तक बड़े होते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। ठीक है, पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है। ठीक है, पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, मतलब वो महसूस कर सकते हैं। जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है लेकिन पौधों में कम होती है, और ये उसको प्रकट कर सकते हैं, लेकिन पौधे अपनी संवेदना शक्ति प्रकट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो महसूस करते हैं लेकिन प्रकट नहीं कर सकते। हम प्रकट कर सकते हैं, हमें कोई ठंडा गर्म लगे तो हम बता सकते हैं। ठीक है, हमें महसूस कर सकते हैं उसको। पौधों को क्या है ना, वो महसूस कर रहे हैं लेकिन हम नहीं जान पाएंगे ना, वो प्रकट नहीं कर पाएंगे। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, जब प्रकाश होगा तो ही पौधे बढ़ेंगे, यानी कि उसको प्रकाश चाहिए सूर्य का। जबकि जीव की वृद्धि है तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि जीव अंधेरे कमरे में बैठा रहेगा तो भी उसका क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। दूध किस प्रकार का मिश्रण है?
अगला क्वेश्चन है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध समांगी मिश्रण है, ठीक है। ये समांगी और विषमांगी का मतलब होता है, समांगी का मतलब होता है जब वो किसी और चीज में मिल जाए। जैसे दूध को मैं पानी में मिलाऊंगा तो मिल जाएगा ना, समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। विषमांगी, विषमांगी मतलब जो अ, किसी किसी दूसरे पदार्थ में या किसी दूसरे तरल पदार्थ में ना मिले, ठीक है। जैसे तेल हो गया, तेल पूरी तरह से नहीं मिल पाता ना, तेल ऊपर ऊपर रह जाता है। तेल पानी में मिलाऊंगा तो, तेल पानी करूंगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तेल अलग दिखेगा, पानी अलग। ऐसे ही दूध है, दूध समांगी मिश्रण है, तो दूध को पानी में मिलाऊंगा तो मैं क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। दूध और पानी मिल जाएगा, हम पहचान नहीं कर पाएंगे कि दूध कितना है पानी कितना है, ठीक है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है। विद्युत बल किसे कहते हैं? विद्युत बल, विद्युत बल के कारण जब चीजें किसी और आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, ऐसे विद्युतीय बल के कारण होता है, ठीक है। कोई प्लास्टिक का स्केल है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख दिए मैंने, अब मैं इसको बालों में, अपने बालों में रगड़ कर, ठीक है, या किसी चीज से रगड़ कर इसको क्या करूंगा, इसको पास ले जाऊंगा तो ये क्या है, उठेंगे ये, इससे चिपकने को होंगे क्या, क्योंकि इसमें आवेश हो जाता है, यानी कि चार्ज हो जाता है, इसमें करंट आ जाता है, तो ये क्या है, इसको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। स्केल क्या है, इस कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, तो यही हमारा विद्युत बल होता है, ठीक है। यही क्या है, हमारा विद्युत बल होता है। प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़कर या अपने बालों में रगड़कर, ठीक है। मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? तो मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? धारा रेखित रेखा, धारा रेखित शरीर, पंख, गलफड़े, ठीक है। गलफड़ों से क्या होती है, मछली सांस लेती है। जो क्वेश्चन आएगा मछली सांस कैसे लेती है, ठीक है, तो मछली क्या करती है, गलफड़ों से ही सांस लेती है, ठीक है। हम किससे लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, फेफड़ों से, ठीक है। गलफड़े, ठीक है। पंख हो जाएगा, पंख जरूरी है अनुकूलित रहने के लिए, यानी कि अनुकूलित का मतलब है कि उसको पानी में रहने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। धारा रेखित शरीर, जो मछली होती है ना, मछली के, जो मछली होती है, ठीक है, मछली की बॉडी पर ऐसे करके धारा होती है, ठीक है, तो उसे ही धारा रेखित शरीर कहते हैं। कीट बख्शी पौधे की विशेषता तथा नाम लिखिए। कीट बख्शी, कीट बख्शी पौधे दलदलीय भूमि में उगते हैं, ठीक है, जहाँ पे दलदलीय जमीन होती है या फिर दलदल टाइप का होता है, इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कीटों का पाचन करते हैं, ड्रोसेरा, घटपर्णी आदि, ठीक है। कीट भक्षी मतलब जो कीटों को खाते हैं, जो पौधे कीटों को खाते हैं। हमने मूवी वगैरह में देखा ना, कि कार्टून में देखा है, मूवी में देखा है, वो कोई फूल होता है जो मतलब उसको एक किसी पक्षी या मक्खी, सॉरी पक्षी बोल रहा हूँ, कीट पतंग या मक्खी या तितली को अपने अंदर खा जाता है वो उसको, ठीक है। तो वो वही चीज बोल रहा है कि इनको प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं ये, पानी में रहने के कारण, दलदली जगह पर रहने के कारण। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए, प्रोटीन की जरूरत होगी उन्हें भाई, कुछ कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही ना, जैसे जानवर होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो वैसे खा लेते हैं, ठीक है। पक्षियों उसको मार कर या मरा हुआ मांस खाते हैं, इस तरह से। जलीय पौधे, तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। जलीय पौधों में, पौधों के तने के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिसे वायु कोष्ठ कहा जाता है, ठीक है, जिनमें वायु भरी रहती है। जलकुंभी, जैसे जलकुंभी, कलम कुमुदिनी के पौधों की पत्तियां चपटी होती हैं, इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है, इससे पत्तियां गीली नहीं होती हैं, चपटी होने के कारण ये पानी की सतह पर तैरती हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे। अलैंगिक जनन की दो विधियां या प्रकार, मुकुलन और विखंडन।
घर्षण बल किसे कहते हैं? किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं इसको, ठीक है। घर्षण बल जैसे कि बता देता हूँ इसको, ये क्या है, हमारी बॉल है या टायर है, ठीक है, इसको बॉल मान लेते हैं। और इसको घर्षण बल नीचे होगा तभी ये आगे बढ़ेगी, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे हमारा क्या होगा, इधर की साइड फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स किधर लगेगा, इधर की साइड, फ्रिक्शन फोर्स। और ये गति किधर करेगी, इधर की साइड। क्लियर बात। अब जैसे साइकिल का टायर है, कोई बाइक है या साइकिल है, वो सड़क पर क्यों चल पाती है? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन यूज होता है, घर्षण यूज होता है, ठीक है। और टायर किस तरह के होते हैं? टायर, मान लो टायर का ऐसे हिस्सा है, टायर में इस तरह के निशान होते हैं ना, इस तरह के, वो किस वजह से होते हैं? ताकि उनमें घर्षण बल यूज हो, धरती से, सड़क से जब टच हो तो घर्षण बल का यूज हो और घर्षण बल उत्पन्न हो, ठीक है, तभी वो गति कर पाएगा। तो किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच जो गति का विरोध करने वाला बल होता है वही घर्षण बल कहलाता है। क्लियर बात। भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। अदरक के तने के रूपांतरण को प्रकंदन कहते हैं, राइसोम कहते हैं, ठीक है। भूमिगत का मतलब है कि जो भूमि के अंदर चीज उगती है, जैसे आलू हो गया, अदरक भी भूमि के अंदर उगता है, ठीक है। ये क्या है, जमीन हो गई, इसके अंदर कोई अदरक उगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो भूमिगत तना है इसका, इसको क्या कहेंगे? अदरक का जो तना है उसको हम क्या कहेंगे? प्रकंद कहेंगे, हिंदी में राइजोम कहेंगे, इंग्लिश में, ठीक है। गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। गति का जो द्वितीय नियम है वो क्या है? F इजिकल टू एम ए, यानी कि बल बराबर द्रव्य गुणा त्वरण, ठीक है। किसी वस्तु पर बाह्य किसी वस्तु पर बाह्य से यानी कि बाहर से लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान m और उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये हम याद रख लेंगे, F इजिकल टू एम ए, यानी कि ये कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये कोई हमारा बॉक्स रखा हुआ है, अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो इस पर क्या है, मास है ये, ठीक है। बल उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये क्या है, द्रव्यमान हो जाएगा इसका, मास, ठीक है, इसका बाहर हो जाएगा ये। और यहाँ पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये किसका मल्टीपल होगा, एम और ए का, ठीक है। ये क्या है, एक्सेलरेशन होगा ना, ये किस स्पीड से लग रहा है बल, किस स्पीड से, ठीक है। तो ये इस स्पीड और इसका मल्टीपल जो है ये क्या है, फोर्स है। क्लियर बात। उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, इस वस्तु के बल की दिशा इधर होगी ना, इधर कोई फोर्स, फोर्स के जनरेट होने के साथ एक स्पीड भी होगी ना, कि वो कितनी स्पीड से बल लग रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। और उस एक्सेलरेशन की, उस स्पीड की मल्टीप्लाई हम एम से कर देते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एफ इजिकल टू एम ए हो जाएगा, ठीक है, एम इंटू ए। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, इसे हम बल का द्वितीय नियम कहते हैं। इसको और मतलब उसमें पढ़ेंगे लघुत्तरीय में, ठीक है। पारदर्शी अपारदर्शी को स्पष्ट करें। पारदर्शी मतलब, पार का मतलब जिसको आर पार देखा जा सके, अपार का मतलब जिसको आर पार ना देखा जा सके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट और इनट्रांसपेरेंट। पारदर्शी वे पदार्थ हैं जो जिनका आर पार देख सकते हैं, इनमें पारदर्शिता का गुण होता है। अपारदर्शी वे हैं जिनका आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शिता का गुण होता है, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेल्सियस में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक ताप माप सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के दो मुख्य कारण हैं। और स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस होता है स्वस्थ मनुष्य का ताप, याद रखना। क्लोरोफिल के दो मुख्य कारण बताइए। क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है, ठीक है। क्लोरोफिल
पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। और वही क्लोरोफिल क्या है, प्रकाश संश्लेषण को, जो प्रकाश आ रहा है सूर्य का, वो वही क्लोरोफिल ग्रहण करता है, ठीक है, अवशोषित करता है। ये सेकंड पॉइंट ये बोल रहा था। वर्दी जनन की दो विधियां बताएं। वर्दी जनन, जड़ों द्वारा वर्दी जनन, डहेलिया शकरकंदी शकरकंदी, ठीक है। तनों द्वारा वर्दी जनन, आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन, ठीक है। जड़ के प्रकार बताइए। मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, इनको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएंगे तो। अलैंगिक जनन की दो विधियां बताइए। विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा। तीन, कीट भक्षी पौधे, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, पायांग, चायांग, ठीक है। पुष्प के चार भाग है। सरसों का पुष्प ही तो है, वो भी सरसों के पुष्प के पूछ रहा है ना, तो ये सभी के अंदर होते हैं, सभी पुष्पों के अंदर। भंगुर अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं। भंगुर मतलब जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाने का गुण पाया जाता है, भंगुर कहलाते हैं, ठीक है। अभंगुर वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता है। यानी कि कांच को अगर मैं ऊपर से फेंकूंगा तो टूट जाएगा ना। और लोहा क्या है, लोहा टाइट रहेगा, लोहा थोड़ी ना टूटेगा ऊपर से गिराऊंगा तो। कोयला भी टूट जाएगा, ठीक है। तांबा नहीं टूटेगा इस तरह से। अब भंगुर होगा, यानी कि जो आसानी से गिरते ही टूट जाए, वो चीज बोल रहा है, वो भंगुर है। ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं। ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है। ऊर्ध्वपातन वे सभी पदार्थ जो पातज कहलाते हैं, वे यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है। जैसे नौशादर आयोडीन कपूर, जैसे कपूर को हम जलाते हैं ना, तो कपूर क्या बिना पानी में बदले, बिना द्रव्य, बिना द्रव लिक्विड में बदले क्या होगा, वो गैस बन जाएगी, उड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा बर्फ है, बर्फ को मैं गर्म करूंगा तो पानी में बदलेगा पहले, पानी को फिर गर्म गर्म करूंगा तो क्या होगा, फिर वो उड़ेगा, ठीक है, मतलब जल जाएगा, वो भाप बन जाएगा। इस तरह से नहीं है वो, लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या है, आयोडीन हो गया, ठीक है, कपूर हो गया, नौशादर हो गया, ये तीन चीजें ऊर्ध्वपातन वाली, ठीक है। ऊर्ध्वपातन समझ में आ गया। मूल मात्रक किसे कहते हैं। मूल मात्रक कोई दो उदाहरण दीजिए। वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। दूरी, समय मूल राशियां हैं। मित्र मीटर, सेकंड इनके मात्रक हैं, ठीक है। जो राशियां होती हैं, मतलब जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और राशि की या किसी और मात्रा की जरूरत नहीं होती है, किसी और राशि की जरूरत नहीं होती है। जैसे दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस का अलग, डिस्टेंस के लिए हम कोई और चीज की जरूरत नहीं है ना, तो क्या है, हमारी मूल मात्रक है ना ये। समय हो गया, ठीक है, समय समय हो गया ना, समय क्या है, मूल राशियां है ये भी। अब इनका जो मात्रक हो, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड, तो ये मूल मात्रक हो गए। क्लियर बात। जिन राशियां, जिनकी जो राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिनकी मतलब इनको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है, वो, जैसे दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, है ना, और भार का मात्रक क्या है, ग्राम, ठीक है, इस तरह से मूल राशियां कहलाती हैं। अब जैसे मैं पूछूं एरिया, ठीक है, एरिया किसी चीज का, तो ये क्या है, लंबाई चाहिए इसको, चौड़ाई चाहिए, दो राशियों की जरूरत हो रही है ना इसे, ये है, ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये क्या है हमारी, ये जो राशि है, क्षेत्रफल क्या है, हमारी राशि है ना एक। और ये क्या है, ये भी राशि है, लंबाई चौड़ाई मीटर में, ठीक है। और ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होगा, तो मूल मात्रक ये है, ये नहीं है। क्लियर बात। मीटर हमारा मूल मात्रक है। मूल का मतलब सबसे छोटा, जिसको मतलब उसकी जरूरत नहीं है किसी चीज की। क्लियर बात। अब लघुत्तरीय प्रश्न की शुरुआत करेंगे हम सेकंड वीडियो में, तो ये भी 1 घंटे का लगभग हो गया, 53 मिनट का, ठीक है। सेकंड वीडियो मैं बनाऊंगा, इसके बाद सेकंड पार्ट हो जाएगा वो हमारा साइंस का, उसको हम करेंगे अच्छे से।